हेलो स्टूडेंट्स, आज हमने स्टोकियोमेट्री का लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट करना है। आज का टॉपिक है स्टोकियोमेट्रिक रिलेशनशिप्स। स्टोकियोमेट्रिक रिलेशनशिप्स, इट्स नॉट दैट फैमिली रिलेशनशिप्स और समथिंग एल्स, इट्स अबाउट स्टोकियोमेट्रिक रिलेशनशिप्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था नॉर्मेलिटी को। नॉर्मेलिटी होता है इक्विवेलेंस ऑफ solutes in liters of solution। नॉर्मेलिटी के हमने 3 फॉर्मूलाज डिस्कस किए थे। एक था इक्विवेलेंस ऑफ सोल्यूट ओवर लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन, सेकंड था नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी क्रॉस n, और थर्ड था डिल्यूटिंग सॉल्यूशंस वाला फॉर्मूला n1v1 इज इक्वल टू n2v2, जो हमने मोलैरिटी में भी डिस्कस किया था। फिर हमने फॉर्मेलिटी देखा था कि फॉर्मेलिटी होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट ओवर लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन। फिर फॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में डिफरेंस देखा था कि मोलैरिटी भी तो मोल्स ऑफ सोल्यूट ओवर लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन ही है, लेकिन इनमें डिफरेंस है। फॉर्मेलिटी यूज होता है फॉर आयनिक सॉल्ट्स के लिए और मोलैरिटी यूज होता है फॉर मॉलिक्यूलर सॉल्ट्स के लिए। फिर हमने न्यूमेरिकल्स किए थे, एमसीक्यूज किए थे। आज हमने पढ़े हैं स्टोकियोमेट्रिक रिलेशनशिप्स, और ये स्टोकियोमेट्रिक रिलेशनशिप्स जो हम पहले पढ़ आए हैं उनके कंपैरिजन में ये काफी इजी है। ओके, तो ये बहुत इजी है। ये हमने पहले डिफिकल्ट चीजें पढ़ ली हैं, अब हम थोड़ा इजी पढ़ेंगे। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज हफ्सा फातिमा आसिफ, और आप सब अपने कॉपी पेन निकाल लें और एनर्जेटिक होके बैठ जाएं। लेक्चर काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इजी है, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो स्टोकियोमेट्रिक रिलेशनशिप्स के लिए, स्टोकियोमेट्रिक रिलेशनशिप का मतलब है कि क्वांटिटेटिव या न्यूमेरिकल रिलेशनशिप्स। अब किन के दरमियान देखना है ये क्वांटिटेटिव या न्यूमेरिकल रिलेशनशिप, एंड दैट्स ऑल। स्टोकियोमेट्रिक रिलेशनशिप्स के लिए सबसे पहला काम या सबसे पहली कंडीशन ये है कि हमारे पास होनी चाहिए एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होना चाहिए। इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं हमने लेक्चर नंबर 4 में डिस्कस कर लिया था। जिसने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा, चलो पहले वो ये देख ले, बाद में इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं वो भी सीखा है लेक्चर नंबर 4 से। तो सबसे पहले होनी चाहिए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जैसे हमें पता है कि हाइड्रोजन वाटर मिलते हैं तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलते हैं तो वाटर बनता है। ये रिएक्टेंट्स भी हमें पता होंगे, प्रोडक्ट्स भी पता होगा, लेकिन ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है। बैलेंस कैसे होगी? यहाँ पे 2 लगाएंगे और यहाँ पे 2 लगाएंगे। ये 2 कैसे आया है ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। ये यहाँ भी देख लेते हैं कि जैसे हमारे पास हाइड्रोजन के 2 लगाने से पहले हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 एटम्स थे, इधर भी 2 एटम्स थे। हाइड्रोजन तो बैलेंस था, लेकिन ऑक्सीजन के लेफ्ट साइड पे 2 एटम्स थे, लेकिन राइट साइड पे 1 एटम था, तो हमने यहाँ पे 2 लगा दिया। लेकिन जैसे हमने यहाँ पे 2 लगाया, अब हाइड्रोजन के 4 हो गए, इसलिए हमें यहाँ पे भी 2 लगाना पड़ा। ओके, तो अभी एक इक्वेशन बैलेंस है। सेकंड इसकी कंडीशन है कि ऑल रिएक्टेंट्स मस्ट बी कन्वर्टेड कंप्लीटली इनटू प्रोडक्ट्स। सारे के सारा रिएक्टेंट्स कंप्लीटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, तो फिर हम स्टोकियोमेट्रिक रिलेशनशिप्स इस पे अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड इसकी कंडीशन है कि नो साइड रिएक्शन शुड अकर। नो साइड रिएक्शंस। अब साइड रिएक्शन का मतलब क्या है? साइड रिएक्शन की एग्जांपल इस तरह से समझेंगे कि जैसे हमने वाटर लिया, ओके, ये बीकर है, इसमें हमने वाटर लिया और इसमें हमने कैल्शियम ऐड कर दिया। कैल्शियम सॉलिड फॉर्म में है, इसे हमने वाटर में ऐड किया तो कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में बन गया। इस बीकर में हमें कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में मिल जाएगा, और उस सॉलिड को हम बीकर से सेपरेट कर लेंगे। बहुत सारे वे से, जिस मर्जी तरीके से हम सेपरेट कर लेंगे, और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। जैसे ही हम कैल्शियम को वाटर में ऐड करेंगे, यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में कैल्शियम ऑक्साइड इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी बीकर में से। ठीक है,
अब ये तो है हमारा मेन रिएक्शन, हमें प्रोडक्ट मिल रहा है कैल्शियम ऑक्साइड। लेकिन अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड को बीकर में से निकालने में थोड़ी देरी कर रहे हैं, तो कैल्शियम ऑक्साइड वाटर में ही है ना प्रेजेंट है, तो कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करना शुरू कर देगा और बना देगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, वो भी एक्वस, एक्वस का मतलब है कि वाटर में ही रिएक्शन हो रहा है, तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस बनाना शुरू कर देगा। इससे क्या होगा कि हमारा जो प्रोडक्ट है एक तो इम्प्योर होना शुरू हो गया है और उसका जो क्वांटिटी हमें रिक्वायर्ड था वो भी कम होना शुरू हो गया है। तो ये होगा साइड रिएक्शन, ये हमें रिक्वायर नहीं है क्योंकि ये इम्प्योरिटीज कॉज कर रहा है और क्वांटिटेटिव लॉस कॉज कर रहा है। तो इसलिए स्टोकियोमेट्रिक रिलेशनशिप में एक हमारे पास स्टेबल इक्वेशन होनी चाहिए, एक बैलेंस्ड होनी चाहिए, कोई साइड रिएक्शन नहीं होना चाहिए, सारे के सारे रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाने चाहिए, फिर हम इसमें स्टोकियोमेट्रिक रिलेशनशिप अप्लाई कर सकते हैं। अब स्टोकियोमेट्रिक रिलेशनशिप का मतलब जब ये सारी कंडीशंस फुलफिल हो जाएंगी, फिर हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स इनके दरमियान स्टोकियोमेट्रिक रिलेशनशिप देख सकेंगे। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान हम एक न्यूमेरिकल, एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप देख सकेंगे। अब जैसे ये रिएक्टेंट्स है, ये प्रोडक्ट्स हैं, इनके दरमियान एक न्यूमेरिकल या क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप क्या हो सकता है कि कितने ग्राम्स हाइड्रोजन के कितने ग्राम्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे, फिर कितने ग्राम्स वाटर बनेंगे। अब ये जो हाउ मच का टर्म है ये हमें नहीं पता कि कितने ग्राम्स हाइड्रोजन के कितने ग्राम्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे, फिर कितने ग्राम्स वाटर बनेगा। तो यही चीज फाइंड आउट करने के लिए कि हाउ मच ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन will react with how much grams of oxygen to produce how much grams of water। अब ये जो ग्राम्स है ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू ही है ना, तो इसलिए हमने उस न्यूमेरिकल वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए कुछ स्टोकियोमेट्रिक रिलेशनशिप्स को देखेंगे, इसी को ही स्टोकियोमेट्रिक रिलेशनशिप कहते हैं। ओके, कि हमने रिएक्टर्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान एक न्यूमेरिकल रिलेशनशिप देखना है। न्यूमेरिकल रिलेशनशिप की मैंने आपको एग्जांपल भी दे दी कि हाउ मच grams of reactants is required to produce how much grams of products। अब हम देखते हैं कुछ स्टोकियोमेट्रिक रिलेशनशिप्स। अब सबसे पहले जो हमने रिलेशनशिप चेक करना है स्टोकियोमेट्रिक, वो है मोल मोल रिलेशनशिप। ओके, हेडिंग लगाएंगे मोल मोल रिलेशनशिप। तो मोल मोल रिलेशनशिप का मतलब है कि how moles of one substance is related to moles of another substance। मोल मोल रिलेशनशिप ही देख रहे हैं ना। जैसे हमारे पास एक केमिकल इक्वेशन है A प्लस बी C प्लस बी, ये एक जनरल केमिकल इक्वेशन हमने ले ली। सबसे पहले तो मेक श्योर करना है कि केमिकल इक्वेशन स्टोकियोमेट्री की तीनों कंडीशंस फुलफिल कर रही है। इक्वेशन बैलेंस है, सेकंड सारे रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट में, एंड थर्ड कोई साइड रिएक्शन नहीं हो रहा। ये सारी कंडीशंस फुलफिल करवा दिया। अब हम देखेंगे कि जो मोल्स ऑफ ये रिएक्टेंट्स और ये प्रोडक्ट्स हैं, रिएक्टेंट्स के मोल्स प्रोडक्ट्स से कैसे रिलेट करते हैं। रिलेट का मतलब है कि कितनी कितनी क्वांटिटी है दोनों की। रिलेट को आप रिलेट के वर्ड से बेसिकली आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं कह रही हूँ कि रिएक्टेंट्स के मोल्स प्रोडक्ट्स के मोल्स से कैसे रिलेट कर रहे हैं। तो रिलेट का मतलब बेसिकली ये है कि कितनी कितनी क्वांटिटी है रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट्स की। इसमें हम ये भी देख सकते हैं कि एक रिएक्टेंट के मोल्स दूसरे रिएक्टेंट के मोल्स से कैसे रिलेट कर रहे हैं। अब फिर रिलेट का मतलब है कि इसकी क्वांटिटी ज्यादा है या इसकी कम है, तो किस तरह से इनका कंपैरिजन है, ये सारी चीजें रिलेट से बुरा। ठीक है, और इसी तरह प्रोडक्ट्स, एक प्रोडक्ट दूसरी प्रोडक्ट से क्वांटिटी में कितना रिलेट कर रहा है, मैस में कितना रिलेट कर रहा है, मॉलिक्यूल्स मोल्स में कितना कंपैरिजन है, तो इन सब चीजों को रिलेट कहते हैं। तो मोल मोल रिलेशनशिप्स में हमने जस्ट मोल्स पे फोकस करना है कि रिएक्टेंट्स के मोल्स प्रोडक्ट्स के मोल्स से कैसे रिलेट कर रहे हैं।
रिएक्टेंट्स के मोल्स ज्यादा हैं या प्रोडक्ट्स के मोल्स कम है या ज्यादा है? तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स। या एक रिएक्टेंट के मोल्स दूसरे रिएक्टेंट के मोल्स से कम है या ज्यादा है, या कितनी क्वांटिटी है, ये सारे वाले क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चंस मोल मोल रिलेशनशिप्स में आएंगे। जैसे मैं इसकी अब रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास हैबर्स प्रोसेस होता है फॉर अमोनिया सिंथेसिस के लिए। अमोनिया के सिंथेसिस के लिए हमने हैबर इंडस्ट्रियल प्रोसेस यूज करते हैं। ओके, अब इस अमोनिया के सिंथेसिस में सबसे पहले हमें रिएक्टेंट्स पता होंगे कि अमोनिया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है ना प्रोडक्ट में, तो अमोनिया भी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलके बनता है और अमोनिया बनाता है। अब हम इस पे मोल मोल रिलेशनशिप तब एप्लीकेबल कर सकेंगे, सबसे पहले तो इक्वेशन को बैलेंस करें। बैलेंस कैसे होगी कि लेफ्ट साइड पे नाइट्रोजन के 2 एटम्स हैं और राइट साइड पे 1, तो यहाँ पे 2 लगा दो, हो गए राइट साइड पे भी 2 एटम्स। अब राइट साइड पे हाइड्रोजन के 6 एटम्स हैं, ये सब्स्टिट्यूएंट इस कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई कर लेता है, तो राइट साइड पे हाइड्रोजन के 6 एटम्स हैं लेकिन लेफ्ट साइड पे 2 है, तो यहाँ पे 3 लगा दो, हो गए हाइड्रोजन के भी 3 एटम्स। तो सबसे पहले हमने देखना है कि इक्वेशन बैलेंस है। सेकंड, सारा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में कंप्लीटली रिएक्ट करके अमोनिया बना रहा है, रिएक्टेंट साइड 0 है। ओके, जब सारा प्रोडक्ट बच जाएगा तब हम इसको मोल मोल रिलेशनशिप अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड है कि कोई साइड रिएक्शन नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा कि प्रोडक्ट बन गया है लेकिन फिर भी प्रोडक्ट में से नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैसेस इवॉल्व हो रही है। अगर ऐसा है तो फिर हम इस पे मोल मोल रिलेशनशिप अप्लाई एप्लीकेबल नहीं कर सकते। और एक इंपॉर्टेंट चीज मोल मोल रिलेशनशिप पे आपको पहले बतानी चाहिए थी, वो ये है कि मोल्स हम डायरेक्टली कोफिशिएंट्स ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से हमें पता चल जाते हैं कि मोल्स डायरेक्टली हमें कोफिशिएंट्स ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से पता चल जाते हैं। इक्वेशन बैलेंस है, अब इसके कोफिशिएंट जो यहाँ पे होगा न्यूमेरिकल नंबर, उसको कहेंगे कोफिशिएंट। जैसे नाइट्रोजन के साथ 1 है तो ये नाइट्रोजन का कोफिशिएंट है, हाइड्रोजन के साथ 3 है, ये इस हाइड्रोजन का कोफिशिएंट है। तो जितना कोफिशिएंट का नंबर होगा वही उस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में नंबर ऑफ मोल्स है। ओके, जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ 1 है, इसका मतलब है कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन। हाइड्रोजन का कोफिशिएंट 3 है तो 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। अमोनिया का कोफिशिएंट 2 है तो 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। तो जब हमारी तीनों कंडीशंस फुलफिल हो जाएंगी तब हम इस पे मोल मोल रिलेशनशिप्स अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हमने देखना है कि सबसे पहले हम थोड़ा सा हैबर्स प्रोसेस को डिस्कस करते हैं कि ये जो नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है ये हम कहाँ से ले रहे हैं, क्योंकि अब हम ये देखने लगे हैं कि नाइट्रोजन का कितनी क्वांटिटी हाइड्रोजन की कितनी क्वांटिटी के साथ रिएक्ट करेगी और फिर कितनी क्वांटिटी में अमोनिया बनेगा। अब हमने इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो हम देखेंगे जो ये जो नाइट्रोजन है ये तो हम एटमॉस्फेयर से ले रहे हैं, क्योंकि एटमॉस्फेयर हमें पता है कि लाइक 71% नाइट्रोजन पर मुश्तमिल होती है ना। तो नाइट्रोजन तो हमें फ्री में एटमॉस्फेयर से मिल जाएगी, यानी कि जब हम हैबर्स प्रोसेस करवाएंगे, ये वाला रिएक्शन जब करवाएंगे तो इसमें ये जो नाइट्रोजन है ये तो एटमॉस्फेयर से ही मिलेगी। रिएक्शन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेयर या इन एटमॉस्फेयर में हो रहा है, वैक्यूम में नहीं हो रहा, हम कोई स्पेस में नहीं चलेंगे इस रिएक्शन को करने के लिए, अपने एटमॉस्फेयर में ही है। लेकिन ये जो हाइड्रोजन है अब ये भी क्या हमें एटमॉस्फेयर से मिल जाएगा? नहीं, तो क्योंकि एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन सिर्फ ट्रेस अमाउंट्स में है, इतना ज्यादा हाइड्रोजन नहीं है कि हम एटमॉस्फेयर से ही ले लें। तो हाइड्रोजन की सोर्स होगा नेचुरल गैस हो सकता है या पेट्रोलियम, इनके थ्रू हम, और ये थोड़ा एक्सपेंसिव है, नाइट्रोजन तो हमें फ्री में मिल रही है लेकिन जो हाइड्रोजन है ये एक्सपेंसिव है, ये नेचुरल गैस या पेट्रोलियम से हमें लेने पड़ेगी। तो फिर ये रिएक्ट करते हैं तो फिर अमोनिया बनता है। अब क्वेश्चन ये है कि एटमॉस्फेयर से कितना नाइट्रोजन कितनी क्वांटिटी में रिएक्ट करेगा, इस नेचुरल गैस या पेट्रोलियम से कितना हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट होगा और फिर वो उस नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा।
और ये रिएक्शन हो भी जाता है तो आगे अमोनिया जो बन रहा है ये कितनी क्वांटिटी में बन रहा है। तो ऐसे सारे क्वेश्चंस के लिए हम मोल, ये सारे स्टोइकियोमेट्रिक रिलेशनशिप्स देखते हैं। अगर हम मोल्स की बात करें, ठीक है, एक दफा इसको देखो कि अगर हम यू बात कर रहे हैं, इस इक्वेशन से देखे हमें ये पता चल रहा है कि 1 मॉलिक्यूल नाइट्रोजन का रिएक्ट कर रहा है 3 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के साथ, और फिर ये बना रहा है 2 मॉलिक्यूल्स अमोनिया। ऐसा ही है ना? ठीक है, एक सिंपल छोटा 1 नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल वो एक 3 हाइड्रोजन के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करके 2 मॉलिक्यूल्स अमोनिया, क्योंकि मॉलिक्यूल तो स्मॉलेस्ट क्वांटिटी है ना, तो इसको हम कहेंगे कि ये है मॉलिक्यूलर इंटरप्रिटेशन, कि हमने मॉलिक्यूल्स की बेसिस पे इस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को इंटरप्रेट किया है। ठीक है, ये भी एक स्टोइकियोमेट्रिक रिलेशनशिप बताया है। अब मॉलिक्यूल से थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाओ, अगर अब कोफिशिएंट से हमें पता चल रहा है कि जो 1 मोल नाइट्रोजन, 1 मोल का मतलब है कि 6.02 क्रॉस 10⁻23 नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स, पहले 1 मॉलिक्यूल था, अब 1 नहीं बल्कि हमने एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ले लिए, वो रिएक्ट करेंगे 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन के साथ, यानी 3 क्रॉस 6.02 क्रॉस 10⁻23 इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे, और फिर 2 क्रॉस 6.02 क्रॉस 10⁻23 मॉलिक्यूल्स अमोनिया के बन रहे हैं। अब इस इक्वेशन से हमें मोलर इंटरप्रिटेशन का भी पता चला है। इसको बोलेंगे मोलर इंटरप्रिटेशन, कि हमने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ मोल्स इंटरप्रेट किया है। तो अब ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमारे उन सब क्वेश्चंस के आंसर दे रही है ना, जो हम कह रहे थे कि कितना नाइट्रोजन कितना हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा और फिर कितना अमोनिया बनेगा। तो हमें आंसर मिल रहा है कि अगर 6.02 क्रॉस 10⁻23 मॉलिक्यूल्स नाइट्रोजन के होंगे, तो फिर वो 3 क्रॉस 6.02 क्रॉस 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे, और फिर 2 क्रॉस 6.02 क्रॉस 10⁻23 मॉलिक्यूल्स अमोनिया के बनेंगे। कंफ्यूजिंग तो नहीं हो रहा ना, समझ में आ रहा है ना? हमें ये न्यूमेरिकल रिलेशनशिप मिल गया है, अब हम इजीली अपना हेबर प्रोसेस करवा सकते हैं। ठीक है, इसको बोलेंगे मोलर इंटरप्रिटेशन। अब मोलर इंटरप्रिटेशन से थोड़ा सा और एक्सटेंसिव हो जाओ, इसको बोलेंगे मैस इंटरप्रिटेशन। मैस इंटरप्रिटेशन इसकी यूं करेंगे, मैस इंटरप्रिटेशन हो जाएगी तो फिर इस रिएक्शन को करवाना बहुत इजी हो जाएगा। मैस इंटरप्रिटेशन कैसे होगी कि मोलर मैस, बेसिकली मोलर मैस इंटरप्रिटेशन। मोलर मैस का मतलब है मैस ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, कि ये जो हम कह रहे हैं कि 6.02 क्रॉस 10⁻23 नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स, इसका मतलब है कि नाइट्रोजन हमने लेना है इस N2 का मोलर मैस। मोलर मैस कैसे होगा? 2 क्रॉस 14, एक नाइट्रोजन का 14 और 2 नाइट्रोजन का 2 क्रॉस 14, यानी कि 28 ग्राम्स। इसका मतलब है कि 28 ग्राम्स नाइट्रोजन के रिएक्ट करेंगे 3 क्रॉस 2 6 ग्राम्स हाइड्रोजन के साथ, फिर हमें मिलेगा 2 क्रॉस नाइट्रोजन का 14 प्लस 3 34 ग्राम्स। सर आ रहा है आपको? सॉरी, ये जो मैथ्स इंटरप्रिटेशन है इसको मैं ऊपर लिखती हूँ। तो हम ये देख रहे थे कि हेबर्स प्रोसेस में हमने एक मॉलिक्यूलर इंटरप्रिटेशन भी इसकी देख ली और मोलर इंटरप्रिटेशन भी देख ली। हम मैस इंटरप्रिटेशन देख रहे थे कि इस इक्वेशन को मैस की टर्म्स में कैसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो
अब मैथ इंटरप्रिटेशन सबसे कन्वीनियंट है कि हमने क्या करना है, नाइट्रोजन होना चाहिए 28 ग्राम्स, 28 ग्राम्स नाइट्रोजन होगा और 6 ग्राम्स हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो 34 ग्राम्स अमोनिया बन जाएगी। इसी को अगर आप डबल कर लोगे, 2 क्रॉस 28 कर लोगे तो इसका भी डबल करना पड़ेगा, 2 क्रॉस 6 करना पड़ेगा और इसका भी फिर डबल प्रोड्यूस होगा। तो डबल कर लो, ट्रिपल कर लो, 1000 तक ले जाओ। लार्ज स्केल सिंथेसिस ऑफ अमोनिया कर रहे हो तो इसको 2000 3000 तक ले जाओ, जैसे मर्जी कर लो। लेकिन हमें ये तो पता चल गया है ना कि हम अमोनिया को सिंथेसाइज कैसे कर सकते हैं, हम कितनी कितनी क्वांटिटीज रिएक्टेंट्स की लेंगे तो कितना क्वांटिटी प्रोडक्ट बनेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए ही स्टोइकोमेट्रिक रिलेशनशिप है। और आप देखेंगे ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं, लाइक जो भी फूड इंडस्ट्री में जितने भी चॉकलेट्स वगैरह या कुछ भी बनता है उसके लिए पहले ऐसा रिएक्शन किया जाता है, फिर उसकी क्वांटिटीज को डबल ट्रिपल या 1000 तक जैसे मर्जी कर लो। तो ये स्टोइकोमेट्रिक रिलेशनशिप्स इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये हर इंडस्ट्री में यूज हो रहे हैं। इसके यही अगर हमें नहीं पता होगा कि कितना रिएक्टेंट हमने लेना है, फिर कितना प्रोडक्ट बनेगा, तो रिएक्शन कैसे होगा। तो यही बेसिक चीज है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी इंपॉर्टेंस, इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। अब हम एक दो इससे रिलेटेड छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं वो करते हैं, फिर हम अपने नेक्स्ट रिलेशनशिप की तरफ देखते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है कि इन एन इंडस्ट्रियल प्रोसेस हाइड्रोजन क्लोराइड इज प्रिपेयर्ड बाय बर्निंग हाइड्रोजन गैस इन एन एटमॉस्फेयर ऑफ क्लोरीन, राइट केमिकल इक्वेशन, यानी कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, मॉलिक्यूलर गिव मॉलिक्यूलर मोलर एंड मास इंटरप्रिटेशंस। तो हमें कह रहा है कि ये एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस है कि हाइड्रोजन क्लोराइड के सिंथेसिस है। जैसे हमने पहले हैबर्स प्रोसेस पढ़ा था, उसमें अमोनिया के सिंथेसिस पढ़ा था, अब हमने हाइड्रोजन क्लोराइड के सिंथेसिस पढ़ना है। बर्निंग हाइड्रोजन गैस, बर्निंग का मतलब है कंबस्शन। बर्निंग का बेसिकली मतलब होता है कि रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन, यानी कि हमने एटमॉस्फेयर रखना है ऑक्सीजन, मीडियम हमारा होगा ऑक्सीजन, एटमॉस्फेयर में रिएक्शन करवाना है, बेसिकली इसका मतलब ये है। तो अब एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन अगर कोई रिएक्शन होगा तो उसी को बर्निंग कहते हैं या कंबस्टन कहते हैं। तो हाइड्रोजन गैस, ये है हाइड्रोजन गैस। अब H2 मॉलिक्यूलर फॉर्म में होगी तो हाइड्रोजन गैस, एटॉमिक फॉर्म में होगी तो हाइड्रोजन एटम, इन एन एटमॉस्फेयर ऑफ क्लोरीन गैस, यानी कि Cl2 क्लोरीन गैस, तो बनाता है हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, ये भी गैसियस है, हाइड्रोजन क्लोराइड भी गैसियस है, प्रोडक्ट भी हमारा गैसियस है। सबसे पहले तो इसको बैलेंस कर लो, बैलेंस करोगे तो फिर ही स्टोइकोमेट्रिक रिलेशनशिप्स को एप्लीकेबल अप्लाई कर सकोगे। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 2 लगा। जैसे हमने यहाँ पे 2 लगाया, क्लोरीन भी 2 हो गए, लेफ्ट साइड पे क्लोरीन ऑलरेडी 2, अब इक्वेशन हो गई है बैलेंस। अब इसकी मॉलिक्यूलर इंटरप्रिटेशन करो। मॉलिक्यूलर तो सबसे इजी है कि 1 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का है, मॉलिक्यूलर यानी कि बिल्कुल माइक्रो लेवल पर, स्मॉल लेवल पर 1 मॉलिक्यूल ही क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगी, तो बन जाएगा 2 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन क्लोराइड के। ये होगी मॉलिक्यूलर इंटरप्रिटेशन। अब उसके बाद हम इसकी मोलर इंटरप्रिटेशन देखेंगे। मोलर का मतलब है ये 1 मोल है। मोल्स हमने अभी बात करी थी कि मोल्स डायरेक्टली हमें पता चल जाते हैं बाय कोफिशिएंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स। तो इनके कोफिशिएंट्स है 1 और 1, इसका मतलब ये भी 1 मोल है और क्लोरीन भी 1 मोल है, लेकिन इसका कोफिशिएंट है 2, तो ये 2 मोल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। मोल्स का मतलब है कि 6.02 क्रॉस 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे हाइड्रोजन के और 6.02 क्रॉस 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ही रिएक्ट करेंगे क्लोरीन के साथ। तो फिर 2 क्रॉस एवोगाड्रोस नंबर हमें मिल जाएगा, यानी कि 6.02 क्रॉस 10⁻23 हमें हाइड्रोजन क्लोराइड मिल जाएगा। अब इसको एक और टर्म में देखो जो मैंने प्रीवियसली आपको नहीं बताया, वो ये कि हाइड्रोजन गैसेस है ना, तो गैसेस के लिए हम मोलर वॉल्यूम यूज करते हैं। थर्ड वीडियो लेक्चर में आपने देखा कि मोलर वॉल्यूम क्या है,
कि अगर कोई भी गैस ले लो, हाइड्रोजन ले लो, क्लोरीन ले लो, अमोनिया ले लो, कार्बन डाइऑक्साइड ले लो, कोई भी गैस ले लो, अगर तो वो 22.4 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रही है तो वो 1 मोल के इक्वल है। यही बात की थी ना हमने। तो इसलिए इसकी मोलर इंटरप्रिटेशंस में मोलर वॉल्यूम वाला कंसेप्ट भी आप अप्लाई करोगे कि ये 1 मोल हाइड्रोजन गैस है, इसका मतलब है कि जो हाइड्रोजन गैस है वो 22.4 लीटर्स तक उसने स्पेस ऑक्युपाई की हुई है। ये सारा हमने थर्ड वीडियो लेक्चर में देखा था। तो ये होगी मोलर इंटरप्रिटेशन। उसके बाद अब मैस इंटरप्रिटेशन पूछा है, तो मैस इंटरप्रिटेशन का मतलब है कि मोलर मैस बताएं। अब 2 हाइड्रोजन का मोलर मैस 2.016, ठीक है, 2 ग्राम्स होते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा ज्यादा इसको एक्यूरेटली एक्सप्लेन करेंगे। 1 क्लोरीन का होता है 35.5 और 2 का होगा 70.90 ग्राम्स, और 1 हाइड्रोजन क्लोराइड का होता है 36.5, तो 2 क्रॉस 36.5 करेंगे तो ये आ जाएगा 72.9 ग्राम्स। ओके, तो इसका मतलब है कि 2 ग्राम्स हाइड्रोजन के 70 ग्राम्स क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें 72.9 ग्राम्स हाइड्रोजन क्लोराइड के मिल जाएंगे। तो इस तरह से हम अपने इंडस्ट्री को चला सकते हैं। इंडस्ट्रियल प्रोसेस इस तरह से होगा। एक और सिमिलर थोड़ा सा छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं इसी तरह का यह, फिर हम बुक पे जो सैंपल प्रॉब्लम्स और क्विक चेक्स है ना उनको देखते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन ऑक्सीजन टू गिव सल्फर डाइऑक्साइड एंड वाटर। हाइड्रोजन सल्फाइड बर्न्स इन ऑक्सीजन टू गिव सल्फर डाइऑक्साइड एंड वाटर। इसकी भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखे, मॉलिक्यूलर, मोलर और मैस इंटरप्रिटेशंस दें। अच्छा, तो सबसे पहले तो इक्वेशन को बैलेंस करो। हाइड्रोजन है लेफ्ट साइड पे 2, राइट साइड पे भी 2, हाइड्रोजन बैलेंस्ड। सल्फर है लेफ्ट साइड पे 1, राइट साइड में भी 1, सल्फर भी बैलेंस्ड। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल एटमॉस्फेयर से ले रहे हैं, ये कभी भी ऑक्सीजन एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ये हमेशा होगा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की फॉर्म में, O2 की फॉर्म में ही होगा। तो हम इक्वेशन बैलेंस करने के लिए इसको एटॉमिक फॉर्म में जस्ट कंसीडर करेंगे। वो भी क्यों कंसीडर करेंगे मैं आपको बताता हूं। तो ऑक्सीजन लेफ्ट साइड पे है, ऑक्सीजन के एटम्स है 2, लेकिन राइट साइड पे है 3। तो हमें यहाँ पे एक और एटम करना है ऑक्सीजन का, 3 बैलेंस हो गए ना, या वहां से एक रिमूव करना है। अब वहां से तो रिमूव नहीं कर सकते क्योंकि वो तो प्रोडक्ट्स यही वाली बनेगी और यही हमने बनानी है। तो यहाँ पे हम थोड़ी सी ऐड करेंगे। अगर 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है तो ऑक्सीजन के एटम्स हैं 2, लेकिन हमें चाहिए 3। हम 1 के बजाय क्या कर देते हैं, 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स कर देते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि जब 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं तो फिर ऑक्सीजन के एटम्स हो जाते हैं 4। तो फिर लेफ्ट साइड पे हो जाते हैं 4 ऑक्सीजन के एटम्स और राइट साइड पे 3 ऑक्सीजन के एटम्स। अभी भी इक्वेशन बैलेंस नहीं है, ऐसा है ना। तो फिर ना 1 लगाने से इक्वेशन बैलेंस हो रही है और ना ही 2 लगाने से इक्वेशन बैलेंस हो रही है। फिर क्या करें, ना 1 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से इक्वेशन बैलेंस हो रही है ना 2। तो हम फिर क्या करते हैं कि 1 और 2 के दरमियान में क्या आता है, 1.5 डेड। तो हम डेड ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ले लेते हैं। 1 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में होंगे 2 ऑक्सीजन एटम्स और 0.5 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में होंगे कितने एटम्स होंगे, 1 एटम। ऐसा ही होगा ना, अभी तक आपको समझ नहीं आई। ये जो बैलेंस इक्वेशंस को बैलेंस कैसे करते हैं, ये हमने 4th वीडियो लेक्चर के एंड पे देखी थी कि इक्वेशन बैलेंस कैसे करते हैं। जिसको इस चीज की इतनी अच्छी समझ नहीं आई वो वहां से जाए, वहां पे भी हमने ऐसे केस डिस्कस किया था। या आई होप समझ आ गई हो। तो 3/2 का मतलब है
के डेड यानी 1.5। तो अब हम ऑक्सीजन लेंगे ना 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल लेने से इक्वेशन बैलेंस होती है, ना 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से इक्वेशन बैलेंस होती है, तो हम डेड ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ले लेंगे। अब यहाँ पर भी ऑक्सीजन के 3 एटम्स है और राइट साइड पे भी ऑक्सीजन के 3 एटम्स है। अब जो इक्वेशन है ये बैलेंस तो हो गई है, लेकिन इतनी अप्रोप्रिएट नहीं लग रही है ना, कि 3/2 टर्म्स जो है वो थोड़ी कंफ्यूजिंग लग रही है। हमें फ्रैक्शंस में नहीं जो है वो लिखनी होती इक्वेशंस। इस 2 को हमने फ्रैक्शन से हटाना है, तो हम पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लाइक ये हो जाएगा 2H2S प्लस 3 ऑक्सीजन। अब इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से कैंसिल हो जाएगा। इतना मैथ तो आता है ना आप लोगों को। तो ये 2 सल्फर डाइऑक्साइड और प्लस 2 वाटर आ जाएगा। अब ये इक्वेशन बैलेंस है। अब इस पे हम लगा सकते हैं अपनी मॉलिक्यूलर इंटरप्रिटेशंस, मोलर और मैस। मॉलिक्यूलर क्या होगी? 2 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन सल्फाइड के, मॉलिक्यूल्स 3 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के रिएक्ट करेंगे, तो इससे हमें बनेंगे 2 मॉलिक्यूल्स सल्फर डाइऑक्साइड के और 2 मॉलिक्यूल्स वाटर बनेगा। ये हो गई मॉलिक्यूलर इंटरप्रिटेशन। मोलर कैसे करेंगे? मोलर हमें पता है कि केमिकल इक्वेशन में कोफिशिएंट्स से हमें मोल्स पता चल जाते हैं। तो 2 मोल्स हाइड्रोजन सल्फाइड के, 3 मोल्स ऑक्सीजन के और बनेगा 2 मोल्स सल्फर डाइऑक्साइड और 2 मोल्स ही वाटर। अब मैस इंटरप्रिटेशन कर लो, सिंपल है ना, इसको एवोगाड्रोस की टर्म्स में करते रहना। मैस कैसे होगा कि हाइड्रोजन सल्फाइड का 2 हाइड्रोजन 2 प्लस सल्फर का 32, यहां पे 2 मल्टीप्लाई होगा, ऐसा ही होगा ना, प्लस 3 इंटू 1 ऑक्सीजन का 16, 2 ऑक्सीजन का 32 और ये 2 यूं ही, सल्फर का 32 प्लस 32, सही होगा, और 2 क्रॉस वाटर का 18। इसको मल्टीप्लाई कर लो तो इतने ग्राम्स हाइड्रोजन सल्फाइड के 32 क्रॉस 3 ग्राम्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे, तो इतने ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड, इतने ग्राम्स वाटर बन जाएंगे। अब हम जो सैंपल प्रॉब्लम बुक पे है उसको देख, ये है सैंपल प्रॉब्लम 4.11। व्हेन 3.3 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया, हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आर कंज्यूम्ड इन दिस प्रोसेस। इक्वेशन उसने दी हुई है, वो भी बैलेंस करके। ये मतलब सारा क्वेश्चन का आंसर तो उसने दे दिया। एक इक्वेशन बैलेंस करना है थोड़ा ट्रिकी काम होता है, तो बुक वाले ने जो है वो इक्वेशन दी हुई है वो भी बैलेंस करके। वाह। तो अब नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है और अमोनिया बनाता है। ये हैबर्स प्रोसेस हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो अब इसकी जरा मॉलिक्यूलर इंटरप्रिटेशन लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मोलर ही लिख लो, क्योंकि उसने भी हमें पूछा है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हम 1 मोल नाइट्रोजन का 3 मोल्स हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, 2 मोल्स अमोनिया बना रहा है, ऐसा ही है ना। तो ये 1:3:2। मैं इसको रेशियोज की फॉर्म में लिख रही हूँ, बजाय ये कि उस तरह लिखूं 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल्स। अब आप केजी के स्टूडेंट्स थोड़ी हो कि एक एक चीज को एक्सप्लेन करना पड़े, लिखना पड़े, तो इसको रेशियोज की फॉर्म में लिख दो। इससे आपको पता तो चल जाता है कि 1 मोल नाइट्रोजन का 3 मोल्स हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, 2 मोल्स अमोनिया बनेगा। अब उसने कहा है कि 1 मोल नाइट्रोजन रिएक्ट नहीं कर रहा, बल्कि 3.3 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे 1 नहीं है बल्कि 3.3 है। अगर 3.3 मोल्स नाइट्रोजन के रिएक्ट करेंगे तो इन दोनों के साथ में मुझे 3.3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऐसा ही होगा ना, कि जब 1 मोल नाइट्रोजन का 3 मोल हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा था तो 2 मोल्स अमोनिया बन रहे थे। अब 1 की बजाय 3.3 मोल्स नाइट्रोजन जब 3 क्रॉस 3.3 मोल्स हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो 2 क्रॉस 3.3 मोल्स अमोनिया बनेंगे। ये उसी तरह ही जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ इसको ट्विस्ट करना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब इन्होंने 3.3 किया है तो 3.3 से मल्टीप्लाई कर दो। हमें अगर कह देता कि नाइट्रोजन जो है वो 1000 है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देना था, लार्ज स्केल सिंथेसिस हो जाना था।
तो इससे हमें पता चल रहा है कि जब 3.3 मोल्स नाइट्रोजन होंगे तो फिर 9.9 मोल्स हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा और 6.6 मोल्स अमोनिया बनेगा। जब 1 मोल नाइट्रोजन था तो 2 मोल्स अमोनिया बन रहे थे। जब 3.3 मोल्स नाइट्रोजन 9.9 मोल्स हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो 6.6 मोल्स अमोनिया बनेंगे। तो हमें इसने कहा कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, तो इसका मतलब है कि 9.9 मोल्स हाइड्रोजन हमें रिक्वायर्ड है। अगर 1 मोल नाइट्रोजन लेते तो फिर 3 मोल्स हाइड्रोजन के रिक्वायर्ड थे। अब 1 नहीं है बल्कि 3.3 मोल्स नाइट्रोजन है, तो अब हमें 3 क्रॉस 3.3 यानी कि 9.9 मोल्स हाइड्रोजन के रिक्वायर्ड। तो बस यही क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट हम एक क्विक चेक है वो सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट ये क्विक चेक है 4.5। How many moles of carbon dioxide are produced when 2.25 moles of glucose are used by person? Oxygen is in excess. Equation for combustion of glucose is. इक्वेशन वो दे देता है और मजे की बात कि बैलेंस करके देता है। तो ग्लूकोज है और ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है और वाटर बन रहा है। अब इस इक्वेशन की जरा मोलर इंटरप्रिटेशन कर दो। 1 मोल ग्लूकोज 6 मोल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, 6 मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, 6 मोल्स वाटर बन रहा है। अब वो कह रहे हैं कि 1 मोल ग्लूकोज नहीं है, 2.25 मोल्स ऑफ ग्लूकोज है। और अगर 2.25 मोल्स ऑफ ग्लूकोज है तो सिंपल पूरी इक्वेशन को 2.25 से मल्टीप्लाई कर दो। समझ आया ना? प्रीवियस वाले न्यूमेरिकल में भी हमने यही किया था। तो अगर 2.25 मोल्स ग्लूकोज होंगे तो वो 13.5 मोल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे और 13.5 मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड के बनाएंगे और 13.5 मोल्स ही वाटर के बनाएंगे। सिंपल था। आंसर कहाँ है? ये हमने सारी रेशियोज प्रोपोर्शन से लिख दी है, वहां पे आपने सही तरह से इसको करके लिखना है। ये तो आपको मैं एक न्यूमेरिकल ट्रिक, जो एक शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं एमसीक्यूज को सॉल्व करने की, हम उस वे में इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये इसका अगर ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, लाइक आपके बोर्ड एग्जाम में, तो फिर इसको इस तरह से आपने सॉल्व नहीं करना, प्रॉपर आपने पूरी पूरी लाइंस लिखनी है यूं करके कि 1 मोल ऑफ ग्लूकोज रिएक्ट्स विद 6 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, देन 6 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर प्रोड्यूस्ड। और ये जो बच्चे लिख देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय CO2 लिख देते हैं, कह देते हैं कि CO2 विल बी फॉर्म्ड। ये टोटली गलत है, पूरा लिखना होता है कार्बन डाइऑक्साइड विल बी फॉर्म्ड। ठीक है, कहेंगे कि NaCl रिएक्ट कर रहा है NaOH के साथ, यूं इंटरप्रिटेशन हो रही है NaCl रिएक्ट कर रहा है NaOH के साथ। तो क्या NaCl NaOH? पूरा कहो कि सोडियम क्लोराइड व्हाइट सॉल्ट रिएक्ट कर रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। यूं अगर किसी केस में आता है तो मैं इसकी बात कर रही हूँ, यहाँ पे ऐसा नहीं है, घबराना ना कि यहाँ पे सोडियम क्लोराइड सोडियम हाइड्रोक्साइड कहाँ से आ गया। तो अच्छा, अब इसका जो आंसर है, उसने पूछा हुआ था कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर प्रोड्यूस्ड, तो 13.5 मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड के प्रोड्यूस हो। उसने सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स पूछे थे, हमने हाइड्रोजन और वाटर के भी कैलकुलेट कर दिए। ठीक है, एक्सेस में काम करना है लेकिन शॉर्ट में नहीं काम करना। ठीक है ना? अब नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल देखते हैं इससे रिलेटेड। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक न्यूमेरिकल है मोल मोल रिलेशनशिप से रिलेटेड कि टेट्राफॉस्फोरस डेकोक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर टू प्रोड्यूस फास्फोरिक एसिड, राइट एट बैलेंस इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। तो टेट्राफॉस्फोरस डेकोक्साइड P4O10 reacts with water to produce phosphoric acid। अब हमने इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। तो देखो, लेफ्ट साइड पे फास्फोरस के हैं 4 एटम्स, लेकिन राइट साइड पे है 1, तो हम यहाँ पे 4 लगा देंगे। तो अब फास्फोरस के 4 एटम्स हो गए हैं राइट साइड पे। फिर ऑक्सीजन के चेक करो, ऑक्सीजन के लेफ्ट साइड पे है 10 और लेफ्ट साइड पे है 10 और राइट साइड पे है 16। ये रहा ना, ये कोफिशिएंट को हम सब्स्टिट्यूएंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर हमारे उस एलिमेंट से रिलेटेड नंबर ऑफ एटम्स आ जाते हैं। तो ये ऑक्सीजन है 16,
लेकिन यहाँ पे है 10, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 6 लगा देंगे। जैसे यहाँ पे 6 लगाएंगे, ऑक्सीजन अब हो गए हैं 16 लेफ्ट साइड पे, 10 ये वाले और 6 ये वाले, और यहाँ पे तो ऑलरेडी 16 थे। ऑक्सीजन भी हमारे पास बैलेंस हो गए हैं। अब हाइड्रोजन चेक करो, यहाँ पे है 12 हाइड्रोजन और यहाँ पे है 4 3s are 12 हाइड्रोजन। इसको 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना। हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशंस कैसे करते हैं वो हम लेक्चर नंबर 4 में देख आए हैं। ये वाली हमने वहां पे भी बैलेंस की थी इस इक्वेशन को, और हम अब ये इक्वेशन बिल्कुल बैलेंस है। देख लो, हर एटम को अच्छे से देख लो, और ये इक्वेशन अब बैलेंस है। उसने कहा है कि राइट एंड बैलेंस इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन एंड डिटरमाइन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच रिएक्टेंट। उसने मोल्स फाइंड आउट करने का कहा है, तो जरा इसकी मोलर इंटरप्रिटेशन कर दो। मोलर इंटरप्रिटेशन कि 1 मोल ऑफ टेट्राफॉस्फोरस डाइऑक्साइड रेशियो 6 के साथ वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो 4 मोल्स फास्फोरिक एसिड के बनेंगे। तो 1:6:4 है। लेकिन वो कह रहा है कि फास्फोरिक एसिड बनना चाहिए 5.80 मोल्स। ठीक है, क्वेश्चन में हमें ये रिक्वायर है। लेकिन हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखते हैं तो फास्फोरिक एसिड के 4 मोल्स बन रहे हैं, लेकिन हमें 4 नहीं चाहिए, हमें 5.80 चाहिए। तो 5.80 से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे? नो, नेवर। पहले इस 4 को यूनिटी में करेंगे, यूनिटी में करने के बाद फिर हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं 5.80 से। तो यहाँ पे यूनिटी लेकर आने के लिए हम इस इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर देंगे। तो 1/4 रेशियो 6/4 और यहाँ आ जाएगा 1। अब हम इस इक्वेशन को 5.80 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों? क्योंकि उसने कहा है कि टू प्रोड्यूस 5.80 मोल्स ऑफ फास्फोरिक एसिड, कि हमें फास्फोरिक एसिड के 5.80 मोल्स बनाने हैं। इक्वेशन के मुताबिक 4 बन रहे थे, तो 4 से हम 4 रहते हुए हम 5.80 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते थे, इसको यूनिटी करना था। यूनिटी करने के बाद अब हम 5.80 से जब इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3 आ जाएगा ना, 3/2 क्रॉस 5.80, और यहां पे भी 1/4 क्रॉस 5.80। अब ये वाली जो इक्वेशन है, यानी कि इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1.45, यानी कि अगर 1.45 मोल टेट्राफॉस्फोरस डाइऑक्साइड के रिएक्ट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 8.7 मोल। 8.7 मोल वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो फिर 5.80 मोल्स बनेंगे फास्फोरिक एसिड के। अब आपको समझ में आया कि सबसे पहले हमने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है, उसके बाद हमने इसकी मोलर इंटरप्रिटेशन कर देनी है। अगर हम मोल वाला रिलेशनशिप देख रहे हैं तो मोलर इंटरप्रिटेशन करेंगे। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि हमें रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में से कौन सी चीज रिक्वायर है। जैसे इस इक्वेशन में हमें था कि 5.80 मोल्स ऑफ फास्फोरिक एसिड चाहिए, तो हमने देखा कि इक्वेशन के मुताबिक तो 4 मोल्स बन रहे हैं। अब इस 4 को 5.80 बनाना है, तो क्या 5.80 से मल्टीप्लाई कर देंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पहले इस 4 को यूनिटी में करेंगे, यूनिटी में करने के बाद 5.80 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यूनिटी में नहीं करते तो वो मैथमेटिकल रूल करेक्ट नहीं है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट मैस रिलेशनशिप देखते हैं। अब हमने देखना है कि मैस रिलेशनशिप्स क्या है। मैस रिलेशनशिप भी सिंपल है। इसमें हमने मैस ऑफ रिएक्टेंट्स को मैस ऑफ प्रोडक्ट्स के साथ रिलेट करवाना है, या हम इसमें ये देखते हैं कि हाउ मच मैस ऑफ रिएक्टेंट will react with how much mass of another reactant to produce how much mass of products। यानी कि mass को देखना होता है reactants के और products के, और फिर relationship इन दोनों में देखना होता है। तो ये हमारे पास एक सैम्पल प्रॉब्लम है, इससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगी कि mass रिलेशनशिप क्या है। तो देखो, कैलकुलेट mass of aluminium needed to react completely with 32 grams of iron oxide according to equation। ये एल्यूमिनियम है, ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। एल्यूमिनियम आयरन ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, एल्यूमिना बना रहा है और आयरन बना रहा है। ओके, ये Fe2O3
इसको आयरन ऑक्साइड भी कह देते हैं या इसको हेमाटाइट भी कह देते हैं। क्या? हेमाटाइट। और एक इसका और ऑक्सीडेशन चेंज करके Fe3O4, ये भी एक कंपाउंड है आयरन ऑक्साइड का। यहाँ पे आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर चेंज और यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज है। इसको हेमाटाइट कहते हैं और इसको मैग्नेटाइट कहते हैं। ओके, तो ये इनके नेम्स हैं, याद कर लो। तो यहाँ पे हेमाटाइट यूज हो रहा है, तो एल्यूमिनियम हेमाटाइट के साथ रिएक्ट कर रहा है, एल्यूमिना बना रहा है, इसको एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी कहते हैं, और आयरन बना रहा है। सबसे पहले इस इक्वेशन की हम करते हैं मोल इंटरप्रिटेशन। मोल की टर्म्स कैसे होगी कि 2 मोल्स एल्यूमिनियम के रिएक्ट करते हैं 1 मोल मैग्नेटाइट के साथ, सॉरी हेमाटाइट के साथ, और बनता है 1 मोल एल्यूमिना और 2 मोल्स आयरन। यही बन रहा है ना। सिंपल हमने इसकी मैथ इंटरप्रिटेशन की इन टर्म्स ऑफ मोल्स लिख दिया है, सॉरी मोल इंटरप्रिटेशन की है हमने इसकी। हमें पता है कि नंबर ऑफ मोल्स आर डायरेक्टली रिलेटेड टू कोफिशिएंट्स ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इसका कोफिशिएंट 1 था तो 2 मोल्स, इसका कोफिशिएंट 1 तो 1 मोल, इसका 1 1 2 2। अब हम इसकी करेंगे मोलर मैस इंटरप्रिटेशन। ठीक है, 2 एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का मोलर मैस होता है 27, तो 2 एल्यूमिनियम है तो 2 क्रॉस 27 आ जाएगा। इस मैग्नेटाइट का Fe2O3 का हम सेपरेट अगर फाइंड आउट करें 2 इंटू आयरन का, मैंने आपको कहा था पहले भी कि आयरन का जो एटॉमिक मैस है वो आप याद कर ले 55.8 होता है, और प्लस 3 इंटू 16। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 159.7, यानी कि इस हेमाटाइट का जो मोलर मैस है वो 159.7 है, तो 159.7 आ जाएगा। 1 मोल ही है इसलिए 1 क्रॉस 159.7 लिखो या 159.7 लिखो तो एक ही बात। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का हम फाइंड आउट करते हैं मोलर मैस। एल्यूमिनियम होता है 27, 2 क्रॉस 27 प्लस 3 इंटू 16। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 102, और एक आयरन का होता है 55.8, और जब 55.8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 111.6। तो ये जो सेकेंड लाइन है ये है इस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की मोलर मैस इंटरप्रिटेशन। अब 2 क्रॉस 27 मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आता है 54। मैं डायरेक्ट यहाँ पे 54 लिख रही हूँ। ओके, आप पेज पे अपने पेज पर एक और लाइन ऐड करके भी लिख सकते हैं। तो ये इक्वेशन ये कह रही है कि 54 ग्राम्स एल्यूमिनियम के मैस इंटरप्रिटेशन लिख रहे हैं ना, तो सबके साथ ग्राम्स आ जाएगा, ऑफ कोर्स ग्राम्स आएगा क्योंकि मैस इंटरप्रिटेशन है। तो 54 ग्राम्स एल्यूमिनियम के रिएक्ट करेंगे 159.7 ग्राम्स हेमाटाइट के साथ, और 102 ग्राम्स एल्यूमिना बनेगा और 111.6 ग्राम्स आयरन बनेगा। हमने अभी अपने क्वेश्चन के स्टेटमेंट को नहीं देखा, हमने जस्ट अभी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो उसने दी हुई थी उसी को ही अभी हम इंटरप्रेट कर रहे हैं। उसकी पहले हमने मोलर इंटरप्रिटेशन कर दी, उसके बाद मोलर मैस इंटरप्रिटेशन कर दी। मोलर मैस इंटरप्रिटेशन हमें इसलिए करनी पड़ी क्योंकि हम क्वेश्चन में थोड़ा सा देख आए हैं कि यहाँ पे मैस यूज हो रहा है लाइक 32 ग्राम्स, इसलिए हमें मोलर इंटरप्रिटेशन भी करनी पड़ रही है। लेकिन जो पहले हमने न्यूमेरिकल्स किए उसमें हमने डायरेक्ट सिर्फ मोल इंटरप्रिटेशन की है और अपने क्वेश्चन को सॉल्व किए। यहाँ पे हमने एक एडिशनल स्टेप ये की है कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को मोलर मैस के टर्म्स में भी इंटरप्रेट किया है। अब हमारे पास वो कह रहा है कि आयरन ऑक्साइड होगा 32 ग्राम्स। जब आयरन ऑक्साइड 32 ग्राम्स होगा फिर बताओ एल्यूमिनियम का मैस कितना यूज होगा इस एल्यूमिना को या आयरन को बनाने के लिए।
अब इस इक्वेशन के मुताबिक हमारे पास आयरन ऑक्साइड है 159.7 ग्राम्स, लेकिन हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि 159.7 ग्राम नहीं है बल्कि 32 ग्राम्स है। तो इसको 32 करने के लिए 32 से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना? नो नेवर, पहले इसको यूनिटी बनाओ। मैंने अभी आपको बता के हूँ कि ऐसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, मैथमेटिकल रूल ये नहीं है। पहले हम जिसको देख रहे हैं, जो हमारा टारगेट है, हमने देखना है कि वो यूनिटी है या नहीं है, फिर हम अपनी मर्जी से इक्वेशन को अपने रिक्वायर्ड नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उससे पहले नहीं कर सकते। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि आयरन ऑक्साइड 159.7 ग्राम नहीं है बल्कि 32 ग्राम्स है। तो हम इस इक्वेशन पूरी को जब 159.7 से डिवाइड करेंगे, यहाँ यूनिटी आ जाएगा। पहले इसको यूनिटी बनाएंगे तो फिर ही 32 से मल्टीप्लाई करेंगे ना। 4 को 159.7 से डिवाइड कर, यहाँ पे आ जाएगा 1 ग्राम। 102 डिवाइडेड बाय 159.7 और इसको भी डिवाइड कर दो 159.7 से। अब हमने 159.7 से 1 ग्राम कर लिया, यूनिटी अटेन हो गई है। अब हम इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि उसने कहा है कि आयरन ऑक्साइड है 32 ग्राम्स। तो अब यहाँ पे 32 लाने के लिए हमें 32 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन अगर 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी इक्वेशन से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहीं पे मल्टीप्लाई कर दोगे। तो यहाँ पे 32 ग्राम से लाने के लिए इस पूरी इक्वेशन को 32 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब जरा कैलकुलेटर्स ओपन कर लो और इसको कैलकुलेशंस करो। समझ आ गया है ना? इस यूनिटी के चक्कर का पता चला है ना आपको क्या है? बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि यूनिटी क्या मैम बोल रही है कि यूनिटी यूनिटी। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 10.8 ग्राम्स और 32 ग्राम्स। इस दोनों को जब डिवाइड करेंगे 414 कुछ ऐसे आ जाए, ठीक है। अब ये जो हमारे पास फाइनल इक्वेशन ये आई है, ये इक्वेशन क्या कह रही है कि 10.8 ग्राम्स एल्यूमिनियम के रिएक्ट करेंगे 32 ग्राम्स हेमाटाइट के साथ, फिर बनेगा 20.4 ग्राम्स एल्यूमिना और 22.36 ग्राम्स आयरन बनेगा। अब आपको इस सैंपल प्रॉब्लम की समझ आ गई है कि उसने कहा था कि 32 ग्राम्स आयरन ऑक्साइड होना चाहिए, तो हमने 32 ग्राम्स आयरन ऑक्साइड लिख दिया। ये आयरन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ये वाली लाइन आयरन ऑक्साइड को ही रिप्रेजेंट कर रही है। तो 32 ग्राम्स आयरन ऑक्साइड के रिएक्ट करेंगे 10.8 ग्राम्स के साथ, ठीक है, और ये प्रोडक्ट्स हमारे बन जाएंगे। देखो ये इनको कैलकुलेट करना हमारे क्वेश्चन में रिक्वायर्ड नहीं था, लेकिन मैंने आपको थॉरली समझाने के लिए इजी वे में इसको भी साथ कैलकुलेशंस कर दी है। बेशक आप इसकी कैलकुलेशंस को स्किप कर देना क्योंकि हमें सिर्फ ये चाहिए था, ठीक है। प्रोडक्ट्स के मैसेज उसने पूछे ही नहीं हुए, अगर पूछे होते तो हमने तो फाइंड आउट कर लिए। अब आगे ऐसे कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं वो प्रोडक्ट्स के मैसेज भी पूछ लेता है, क्योंकि आपको मेथड वही है, आप इसी मेथड को यूज करते हुए प्रोडक्ट के मैसेज को भी कैलकुलेट कर लोगे। तो इस यूनिटी के चक्कर को समझना है कि पहले उसका मोलर मास जो एक स्टैंडर्डाइज्ड चीज है वो लिखी, फिर जो रिक्वायर्ड था वो 32 था, तो पहले इसको यूनिटी बनाया, यूनिटी बनाने के बाद 32 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर। इसको यूनिटी बनाने के लिए भी पूरी इक्वेशन से 159.7 को डिवाइड करना पड़ा है, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट एक और क्विक चेक है वो सॉल्व करते हैं। तो ये क्विक चेक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसे देखते हैं कि हेमाटाइट एंड ओर ऑफ आयरन इज कॉल्ड हेमाटाइट। Carbon monoxide can reduce it to get free iron as below. Balanced chemical equation दी हुई है। How much iron can be produced from 160 grams of hematite? सबसे पहले इसकी मोल इंटरप्रिटेशन करो, ठीक है। वो कैसे होगी कि 1 मोल हेमाटाइट रिएक्ट्स विथ 3 मोल्स कार्बन मोनोक्साइड और बनता है 2 मोल्स आयरन एंड 3 मोल्स कार्बन
कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, अब हम इसकी मोलर मास इंटरप्रिटेशन करेंगे। मोलर मास इंटरप्रिटेशन क्यों करनी पड़ रही है? क्योंकि क्वेश्चन में उसने 160 ग्राम्स ऑफ Fe2O3 बोला है। ओके, तो इस ग्राम्स से हमने अंदाजा लगाया है कि भाई इसको मोलर मास की टर्म्स में भी इसको लिखना पड़ेगा। तो देखते हैं, Fe2O3 का मोलर मास अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में ही फाइंड आउट किया है कि कितना था, 159.7 ग्राम्स ऑफ हेमाटाइट, और 3 क्रॉस कार्बन मोनोऑक्साइड का होता है, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, 28, ऐसा ही होगा ना, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, 12 प्लस 16 28, और आयरन का 159.7, यानी कि 2 क्रॉस 159.7। अब 2 क्यों क्रॉस किया? क्योंकि 2 आयरन है, और कार्बन डाइऑक्साइड का होता है 44, तो 3 लगा हुआ है, तो 3 क्रॉस 44 ग्राम्स आ जाएगा। ओके, अब देखो क्वेश्चन, देखो उसने तो क्वेश्चन में ही पूरा आंसर दिया हुआ है। पहले इसको ना सॉल्व कर लो। 159.7 ग्राम्स हेमाटाइट के रिएक्ट करेंगे 384 ग्राम्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, और यह आएगा 111.6 ग्राम्स और 132। ओके, ये देखो बस सिंपल, पहले हमने मोल इंटरप्रिटेशन कर दी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की, फिर हमने मोलर मास इंटरप्रिटेशन कर दी। कार्बन मोनोऑक्साइड का मोलर मास 28 था, 3 मोल से 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 2 से कर दिया और इसको भी 3 से कर दिया। ठीक है, ये बार बार जब मैं एक्सप्लेन करती हूँ छोटी छोटी चीजों को तो कुछ बच्चे हो जाते हैं, ऑफेंसिव हो जाते हैं, है ना, आई गेस, क्योंकि मैं ऐसे ऑफेंसिव हो जाया करती हूँ। चले खैर, फिर हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया। अब ये वाली जो इक्वेशन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि 159.7 ग्राम्स हेमाटाइट के रिएक्ट करेंगे 84 ग्राम्स कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, तो फिर प्रोड्यूस होगा 111.6 ग्राम्स आयरन के और 132 ग्राम्स कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। अब क्वेश्चन में उसने कहा है कि हाउ मच आयरन कैन बी प्रोड्यूस्ड। बेसिकली वो इस आयरन की बात कर रहा है कि ये कितना प्रोड्यूस्ड होगा। प्रोडक्ट में तो यही प्रेजेंट है ना, तो इसी आयरन की ही बात कर रहा है। फ्रॉम 160 ग्राम्स ऑफ हेमाटाइट, कि अगर ये हेमाटाइट कहने में बहुत मजे का लगता है ना, आप भी कह के देखो 2-3 बार, आपको भी शायद अच्छा लगे। तो 160 ग्राम्स हेमाटाइट के साथ रिएक्ट करेगा तो फिर कितना आयरन प्रोड्यूस होगा। हमने इसकी मोलर इंटरप्रिटेशन करी तो हमें पता चला कि ये 159.7 है। अब बच्चों ये 159.7 ये अप्रोक्सीमेटली 160 ही है। प्लीज इसको 160 बनाने ना लग जाना कि ये यहाँ तो हमें 160 चाहिए, क्योंकि 160 ग्राम्स ऑफ हेमाटाइट उसने बोला है, तो यहाँ पे तो 159.7 है, इसको 160 बनाना है। तो पहले इसको यूनिटी बनाओ, यूनिटी बनाने के लिए 159.7 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करो, फिर उसके बाद यूनिटी बन जाएगी, फिर हमें 160 चाहिए तो 160 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे भी बच्चे होंगे, कुछ ऐसे भी सॉल्व करेंगे, लेकिन प्लीज यहाँ पे ये देखें कि 159.7 अप्रोक्सीमेटली 160 के ही इक्वल है। हमें वहां प्रोसेस करने की जरूरत ही नहीं है, हमें सिंपल मोलर मास इंटरप्रिटेशन से ही हमारा आंसर मिल गया है। ओके, 132 ग्राम्स बन रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, 111.6 ग्राम्स आयरन बन रहा है, तो आंसर क्या होगा, 111.6 ग्राम्स आयरन प्रोड्यूस हो रहा है। ओके, अब हम नेक्स्ट एक थर्ड रिलेशनशिप है मोल मास रिलेशनशिप, उसको देखते हैं। अब हमने थर्ड एक रिलेशनशिप है मोल मास रिलेशनशिप। ओके, मोल मास रिलेशनशिप्स, यानी कि ये मास ऑफ रिएक्टेंट्स को मोल्स के साथ रिलेट करता है। रिलेट का मतलब है क्वांटिफाई करता है। जैसे वाटर हम बात करते हैं कि H2O,
इसका जो मोलर मास है वो है 18 ग्राम्स पर मोल। पता है ना कि 18 ग्राम पानी होगा तो वो 1 मोल के इक्वल, 18 ग्राम्स पर मोल। तो इसका मतलब है कि 1 मोल ऑफ वाटर वो इक्वल है 18 ग्राम्स के। सही है। अगर 2 मोल्स ऑफ वाटर हैं तो वो होंगे 2 क्रॉस 18 ग्राम्स के। अगर 0.5 मोल्स ऑफ वाटर हैं तो वो होंगे 0.5 क्रॉस 18 ग्राम्स के। ऐसा ही होगा ना। तो हम क्या कर रहे हैं, मोल्स को मैस के साथ रिलेट करवा रहे हैं। मोल्स चेंज कर रहे हैं, मैस उसके हिसाब से चेंज हो रहे हैं। ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड को ले लो, कार्बन डाइऑक्साइड का जो मोलर मैस है वो 44 है कि जो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड होगी तो वो 44 ग्राम्स के इक्वल है। 2 मोल्स अगर कार्बन डाइऑक्साइड है तो 2 क्रॉस 44 ग्राम। तो इसी तरह कोई भी केमिकल कंपाउंड है उसके मोलर मैस का हमें पता है तो हम वहां से उसको मैस को फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि हम मैस को और मोल्स को रिलेट करवा रहे हैं, क्वांटिफाई करवा रहे हैं। तो एग्जाम्पल प्रॉब्लम उसका स्टेटमेंट आपके सामने लिखा हुआ है, हम इसको सॉल्व करते हैं तो अभी आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगी कि किस तरह से हम मोल मैस रिलेशनशिप को स्टडी कर सकते हैं, मोल्स को मैस के साथ कैसे रिलेट करवा सकते हैं। ओके, तो ये सैंपल प्रॉब्लम है, बुक पे भी मेंशन है। सोडियम lithium hydroxide is used in space vehicles. It is employed to remove exhaled carbon dioxide from living environment by forming sodium solid lithium carbonated water. देखो, जो एयरप्लेन्स होते हैं या जो स्पेस क्राफ्ट्स होते हैं, स्पेस शिप्स वगैरह होती हैं, जो हम अपने टोपोस्फेयर से बाहर, टोपोस्फेयर अगर समझ में नहीं आ रहा तो कह लो कि एटमॉस्फेयर से हम आउटसाइड चले जाते हैं। एयरप्लेन्स की बात नहीं कर रही, स्पेस शिप्स की बात कर रही हूँ। स्पेस शिप्स जो है वो अर्थ से बाहर चली जाती हैं, यानी कि स्पेस में चली जाती है जहां पे ऑक्सीजन नहीं होता। अब हमें तो ऑक्सीजन चाहिए होता है, तो वो जो स्पेसशिप है उसमें ऑक्सीजन के भी उन्होंने कंटेनर्स रखे होते हैं, लाइक उन्हें ऑक्सीजन मिलती रहे। लेकिन जब हम सांस लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल होता है कि नहीं होता? तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल होता है तो वो एटमॉस्फेयर में चला जाता है। अब स्पेसशिप में अगर हम बंद बैठे हुए हैं, स्पेसशिप पे सपोज आप और हम बैठे हुए हैं, ठीक है, हम सांस ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल हो रहा है, तो उस स्पेसशिप में के अंदर ही कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट होता रहेगा, वो रिमूव नहीं होगा, बाहर नहीं जाएगा, किसी एटमॉस्फेयर में नहीं जाएगा। ओके, तो वो अंदर स्पेसशिप में ही इकट्ठा होता रहेगा और वो डेंजरस हो जाएगा, बहुत टॉक्सिक होगा। इसलिए उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिमूव करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब वो हम कैसे रिमूव करेंगे? हमने स्पेसशिप्स में कुछ ऐसे पैकेजेस लगाए होते हैं, लाइक कंटेनर्स। उन कंटेनर्स में हमने सोडियम लिथियम हाइड्रोक्साइड फिल किया हुआ होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है ये। तो ये सॉलिड फॉर्म में ऑब्जेक्ट जो है ये उस एक्सहेल्ड कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, फिर एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे एब्जॉर्ब करता है तो लिथियम कार्बोनेट बन जाता है और वाटर लिक्विड बन जाता है। तो इस तरह से हमारा स्पेसशिप का जो एनवायरनमेंट है वो क्लीन रहता है और हम सांस भी इजीली ले सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए वो कहते हैं कि ये यूज होता है स्पेस व्हीकल्स में। आगे वो कह रहे हैं कि कैलकुलेट मास ऑफ लिथियम कार्बोनेट दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय 20 मोल्स ऑफ लिथियम हाइड्रोक्साइड। तो ये क्वेश्चन उसने दी हुई है। सबसे पहले इसकी मोल्स इंटरप्रिटेशन करते हैं कि 2 मोल्स लिथियम हाइड्रोक्साइड के रिएक्ट कर रहे हैं 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और बन रहा है 1 मोल लिथियम कार्बोनेट और 1 मोल ही वाटर बन रहा है, ठीक है। सिंपल कोफिशिएंट्स हमने लिख दिए हैं, तो वो इसकी मोल इंटरप्रिटेशन होगी। अब हम इसकी मोलर मास इंटरप्रिटेशन करेंगे। तो जो लिथियम हाइड्रोक्साइड है इसका मोलर मास होता है
अब हमने इसकी मोलर मास इंटरप्रिटेशन करने की हमें जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि हम क्वेश्चन में देख रहे हैं कि कहीं भी ग्राम्स यूज नहीं हो रहा, 20 मोल्स ऑफ लिथियम हाइड्रोक्साइड उसने बोला है। तो इसलिए हमें इस इक्वेशन की मोलर मास इंटरप्रिटेशन करने की जरूरत ही नहीं है। हम सिंपल जो है वो मोल्स से ही अपना रिक्वायर्ड प्रोडक्ट जो भी रिक्वायर्ड हमें चीजें हम फाइंड आउट कर सकते हैं। वो कैसे? उसने कहा हुआ है कि लिथियम कार्बोनेट का मास फाइंड आउट करना है बाय 20 मोल्स ऑफ लिथियम हाइड्रोक्साइड। यहां पे 20 मोल्स लिथियम हाइड्रोक्साइड चाहिए। इक्वेशन के मुताबिक 2 मोल्स लिथियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करते हैं 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और 1 मोल लिथियम कार्बोनेट बनाते हैं, 1 मोल वाटर बनाते हैं। लेकिन क्वेश्चन में वो कह रहा है कि 2 मोल्स नहीं है बल्कि 20 मोल्स ऑफ लिथियम हाइड्रोक्साइड है। तो यहाँ पे हमें 20 चाहिए, 2 है ना, इक्वेशन के मुताबिक 2 है, लेकिन यहाँ पे हमें 20 चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में 20 बोल रहा है। तो 20 लाने के लिए हम क्या करेंगे? 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी इक्वेशन को। नो नेवर, पहले इसको यूनिटी करो। यूनिटी करने के लिए 2 से सबसे पहले इसको डिवाइड करेंगे। जब इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड करेंगे यहाँ आ जाएगा यूनिटी यानी कि 1 मोल, लेकिन ये आ जाएगा 1.2 मोल और ये भी आ जाएगा 1.2 मोल और यहाँ पे भी आ जाएगा 1.2 मोल। अब हम इसको 20 बना लेंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में उसने कहा होगा कि 20 मोल्स ऑफ लिथियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पे 20 बनाने के लिए 20 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 20/2, ये भी 20/2 और यहाँ भी 20/2 मोल्स आ जाएगा। अब आपको समझ में आया? अब ये इक्वेशन ये बता रही है कि 20 मोल्स लिथियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करेंगे 10 मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और फिर बनेगा 10 मोल्स लिथियम कार्बोनेट और 10 मोल्स ही वाटर। तो क्वेश्चन में उसने कहा था कि कैलकुलेट मास ऑफ लिथियम कार्बोनेट। तो लिथियम कार्बोनेट के हमने मोल्स तो फाइंड आउट कर लिए कि 10 मोल्स बनते हैं, 10 मोल्स ऑफ लिथियम कार्बोनेट। समझ आई है ना आपको? तो मोल्स तो हमने फाइंड आउट कर लिए, लेकिन उसने क्वेश्चन में हमें मास पूछा हुआ है। तो वी नो दैट मोल्स इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास। तो मास फाइंड आउट करना है तो मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो। अब मोलर मास किसका यूज होगा? लिथियम कार्बोनेट का। लिथियम कार्बोनेट का जो मोलर मास है वो फाइंड आउट करते हैं। लिथियम का होता है 6.9 और +12 और +3 × 60। ठीक है, इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 73.89। तो ये मास आ जाएगा। इस क्वेश्चन की आपको समझ आई है कि सिंपल हमारे पास इक्वेशन थी, हमने उसको सबसे पहले मोल्स इंटरप्रिटेशन उस इक्वेशन की करी, फिर हमने मोल्स से देखा कि 2 मोल्स लिथियम हाइड्रोक्साइड के रिएक्ट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और 1 मोल लिथियम कार्बोनेट बनाते हैं। फिर हमने क्वेश्चन देखा कि उसने कहा हुआ है कि 2 मोल्स रिएक्ट नहीं करते बल्कि 20 मोल्स ऑफ लिथियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करते हैं। तो इसलिए फिर हमने इस 2 को 20 बनाना था। तो फिर हमने कहा कि 2 को 20 बनाने के लिए सबसे पहले 2 को यूनिटी बनाना पड़ेगा। यूनिटी बनाने के बाद फिर हम 20 इजीली बना देंगे। ठीक है, फिर हमने इस 20 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरी इक्वेशन को, तो फिर हमारे पास लिथियम कार्बोनेट के मोल्स आ गए कि अगर 20 मोल्स लिथियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे 2 है, 2 की बजाय अगर 20 मोल्स हो तो यहाँ पे फिर जो बनता है प्रोडक्ट वो 10 मोल्स बनता है। ठीक है, यही हमारी मेन इक्वेशन है ना। मुझे ऐसा फील होता है कि आपको इन स्टोकियोमेट्री की इतनी खास समझ नहीं आ रही है, शायद मुझे समझाना नहीं आ रहा। देखो गौर से, 2 मोल्स इस इक्वेशन के मुताबिक है कि 2 मोल्स लिथियम हाइड्रोक्साइड के 1 मोल लिथियम कार्बोनेट प्रोड्यूस करते हैं।
लेकिन क्वेश्चन में कहा हुआ है कि 2 मोल्स नहीं है बल्कि 20 मोल्स हैं। तो अगर यहाँ पे 20 मोल्स हो गए तो यहाँ पे फिर 10 मोल्स आ जाते हैं, जैसे हमने भी कैलकुलेट किए 10 मोल्स। फिर वो उसने मोल्स भी नहीं कहा था, उसने कहा था कि कैलकुलेट मैस ऑफ लिथियम कार्बोनेट। तो फिर मोल्स से मैस फाइंड आउट करने का फॉर्मूला भी हमें पता है कि मोल्स इज इक्वल टू होता है मैस ओवर मोलर मैस। यहां से हमने मैस फाइंड आउट कर ली, तो ये हमारे पास मैस आ गया। ठीक है, इस स्टेप से आप लोग कंफ्यूज ना हुआ करो, यूनिटी बनाने वाले कंसेप्ट से कंफ्यूज हो जाते हो। यहां तक सही सही समझ आ रही होती है, फिर आगे आपको समझ आना आई थिंक सो बंद हो जाता है कि फिर इसको यूनिटी बनाना पड़ेगा, क्यों बनाना पड़ेगा, भाई क्वेश्चन देखोगे वहां पे कितना है, फिर उस हिसाब से ये वो कर ले। नेक्स्ट अब हम एक क्विक चेक करते हैं। तो ये हमारे पास नेक्स्ट क्विक चेक है कि कैलकुलेट मैस ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइड अ हाउसहोल्ड ब्लीच प्रोड्यूस्ड बाय रिएक्शन ऑफ 2.25 मोल्स ऑफ क्लोरीन विद एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सोडियम हाइपोक्लोराइड एक ब्लीच है जो लड़कियां यूज करती हैं, या बल्कि क्लास में बैठे हुए डिस्कस करती रहती है कि नहीं ये वाला मॉइस्चराइजर यूज करना या ये वाला फेस वॉश, और सारा दिन यही उनकी डिस्कशंस रहती है। तो उसी को अब हम स्टडी करने लगे हैं कि सोडियम हाइपोक्लोराइड रिएक्ट करता है क्लोरीन के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है क्लोरीन के साथ, तो फिर ब्लीच बनता है, सोडियम क्लोराइड बनता है और वाटर बनता है। सबसे पहले इस इक्वेशन का मोल इंटरप्रिटेशन करेंगे। 2 मोल्स सोडियम हाइड्रोक्साइड के रिएक्ट करते हैं 1 मोल क्लोरीन के साथ और बनता है 1 मोल सोडियम हाइपोक्लोराइड, 1 मोल सोडियम क्लोराइड एंड 1 मोल वाटर। अब इसका मोलर मास इंटरप्रिटेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इक्वेशन में रिएक्शन में वो कह रहा है कि 2.25 मोल्स ऑफ क्लोरीन। क्वेश्चन में उसने मोल्स की टर्म यूज की हुई है, तो हम यहां से देखेंगे कि 2.25 मोल्स ऑफ क्लोरीन रिएक्ट करता है विद एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। इक्वेशन के मुताबिक 1 मोल क्लोरीन रिएक्ट कर रहा है 2 मोल्स सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 मोल नहीं बल्कि 2.25 मोल्स ऑफ क्लोरीन रिएक्ट करते हैं। तो यहां पे अब हमने 2.25 लेकर आना, तो क्या करेंगे 2.25 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। बिल्कुल मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी यूनिटी है। अब यूनिटी से यूनिटी हम कैसे बनाएंगे, तो ऑलरेडी यूनिटी, तो इसको 2.25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2.25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 क्रॉस 2.25 भी 2.25 आएगा। तो अब ये इक्वेशन हमें ये बता रही है कि 2.25 मोल्स क्लोरीन के रिएक्ट करते हैं 2 क्रॉस 2.25 सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये वाला दूसरे यूज किया हुआ। तो फिर हमारे पास जो सोडियम हाइपोक्लोराइड है वो 2.25 बनता है। तो मोल्स ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइड है हमारे पास 2.25। इस इक्वेशन से हमने मोल्स फाइंड आउट कर लिए रिक्वायर्ड। अब वो कह रहा है कि इसका मैस फाइंड आउट करना है। हमने मोल्स फाइंड आउट कर लिए, अब इसका मैस हम इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। वी नो दैट मोल्स इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस, तो मैस इज इक्वल टू मोल्स क्रॉस मोलर मैस। तो मोल्स है 2.25 और इस सोडियम हाइपोक्लोराइड का जो मोलर मैस है वो फाइंड आउट करते हैं 23, 16, 35.5, तो यह रहता है 74.5। तो यहाँ पे 74.5 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मैस आ जाएगा। तो ये है मैस ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइड जब 2.25 मोल्स ऑफ क्लोरीन रिएक्ट करेंगे एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो इतना मैस प्रोड्यूस होगा। पहले हमने मोल्स फाइंड आउट कर लिए इक्वेशन से, फिर हमने इस फॉर्मूला के थ्रू उसका मैस फाइंड आउट कर लिया। तो हमारे पास ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैलकुलेट मैस ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय द मेटाबॉलिज्म ऑफ 56.6 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज। तो ये मेटाबॉलिक रिएक्शन बॉडी में हो रहा होता है वो इस तरह से कि ये ग्लूकोज जो है C6H12O6, ये ग्लूकोज का
केमिकल फॉर्मूला है और ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती है और वाटर प्रोड्यूस करती है। ये रिएक्शन हमारी बॉडी में हो रहा होता है ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म और इस रिएक्शन को सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं। ओके, सेलुलर रेस्पिरेशन। अच्छा, अब इस इक्वेशन, ये इक्वेशन है बैलेंस्ड है। सबसे पहले इस इक्वेशन की हम मोल इंटरप्रिटेशन करेंगे। मोल इंटरप्रिटेशन होगी यानी 1 मोल ग्लूकोज रिएक्ट कर रहा है 6 मोल्स ऑक्सीजन के साथ और 6 मोल कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है और 6 मोल ही वाटर प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम कंसाइज वे में भी कर सकते हैं। पहले जो मैंने आपको न्यूमेरिकल्स करवाए उसमें हम ना पूरी इक्वेशन को ही देखते होते थे। हालांकि हमें क्वेश्चन में सिर्फ 1-2 चीजें रिक्वायर्ड होती थी, लाइक एक रिएक्टेंट या एक प्रोडक्ट से हमें कंसर्न होता था, लेकिन हम जितने रिएक्टेंट्स हैं और जितने प्रोडक्ट्स हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन में उन सब के साथ कैलकुलेशंस कर लेते थे। लेकिन अब हम इसको थोड़ा सा कंसाइज वे में करते हैं कि क्वेश्चन में उसने कहा हुआ है कि मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज, यानी कि हम ग्लूकोज से कंसर्न रहेंगे और हमें कैलकुलेट करना है मैस ऑफ वाटर, यानी कि वाटर किसी के साथ कंसर्न लेंगे। यानी इस इक्वेशन में हम सिर्फ ग्लूकोज और वाटर के साथ ही कंसर्न रहेंगे, 1 मोल और 6 मोल्स। और ये जो एक्स्ट्रा मोल्स है हम इसके साथ भी कैलकुलेशन पहले करते रहे हैं, लेकिन अब हम थोड़ा सा इसको कंसाइज कर लेंगे अपना टाइम बचाने के लिए। इसके साथ हम कैलकुलेशंस नहीं करेंगे क्योंकि ऑक्सीजन और CO2 का उसने क्वेश्चन में कहा ही नहीं है कि आप कुछ इसके बारे में बताओ या कुछ करो। अच्छा, तो उसने कहा हुआ है कि 56 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज। तो ग्राम्स से हमें ये समझ में आता है कि सिर्फ मोल इंटरप्रिटेशन इसकी काफी नहीं है, बल्कि इसकी मोलर मैस इंटरप्रिटेशन भी करनी पड़ेगी। मोलर मैस इंटरप्रिटेशन कैसे होगी? ग्लूकोज का जो मोलर मैस है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, अलग अलग भी आप कैलकुलेट कर लो। मैंने आपको बताया था कि 2-4 जो कंपाउंड्स हैं उनके आप मोलर मैसेज को ऐसे ही याद कर लो। तो ग्लूकोज का 180 होता है। ओके, 180 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज। और यहाँ पे भी लिख दो कि 6 क्रॉस 32 और यहाँ पे भी 6 क्रॉस 44 होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, और यहाँ पे फिर आएगा 6 क्रॉस 18। हम सिर्फ ग्लूकोज से और वाटर से कंसर्न है। ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे इस क्वेश्चन के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन हम फिर भी इसको साथ साथ एक प्रेडिक्टेबल वे में कर रहे हैं, लेकिन इसको हम कैलकुलेशंस नहीं करेंगे। अच्छा, तो ये तो थी इसकी मोलर मैस इंटरप्रिटेशन। मोलर मैस इंटरप्रिटेशन से भी पता ये चल रहा है कि 180 ग्राम्स ग्लूकोज जब रिएक्ट करती है इतनी ऑक्सीजन के साथ, तो 6 क्रॉस 18 यानी 54 ग्राम्स वाटर प्रोड्यूस होता है। जब 180 ग्राम्स ग्लूकोज रिएक्ट करता है तो 54 ग्राम्स वाटर प्रोड्यूस होता है। लेकिन उसने कहा हुआ है कि 180 ग्राम्स नहीं है ग्लूकोज के, बल्कि 56.6 ग्राम्स है। तो अब यहाँ पे 56.6 ग्राम्स लाने के लिए सबसे पहले इसको यूनिटी करना पड़ेगा। बताया था ना मैंने आपको कि डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, पहले यूनिटी करेंगे। तो यूनिटी करने के लिए पूरी इक्वेशन को 180 से तकसीम करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 ग्राम। यहाँ पे आप इसको खुद ही अगर कैलकुलेट करना है तो कर लो, लेकिन हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में हमें ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड से कोई कंसर्न नहीं। इसको आप डिवाइड कर लो। तो अब हमारे पास आ गया है यूनिटी के लिहाज से कि अगर 1 ग्राम ग्लूकोज होगा तो इतने, इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आता है 0.6, तो इतने ग्राम्स वाटर प्रोड्यूस होगा। लेकिन हमें 1 ग्राम नहीं चाहिए, बल्कि हमें 56.6 ग्राम्स चाहिए। तो इसको 56.6 करने के लिए 56.6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 56.6 ग्राम्स, और इसको भी अगर मल्टीप्लाई करना है तो कर दो, इसको भी कर दो। और यहाँ पे 0.6 को 56.6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब ये जो फाइनल इक्वेशन है ये हमें बता रही है कि अगर 56.6 ग्राम्स ग्लूकोज होगा तो 34
0.6 grams वाटर प्रोड्यूस होगा। उसने कैलकुलेट मैस ही बोला था 0.8, उसने कैलकुलेट मैस ऑफ वाटर बोला था और हमारे पास मैस आ गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एक और रिलेशनशिप करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक मैस मोल रिलेशनशिप है। ठीक है, मैस मोल रिलेशनशिप, जैसे हम पहले सारे देखा हैं, मैस मैस मोल मोल, मैस मैस था तो मैस को मैस से रिलेट करते थे, क्वांटिफाई करते थे, मोल मोल था तो मोल्स को मोल्स से क्वांटिफाई करते थे। फिर हमने मोल मैस देखा कि मोल्स को मैस से रिलेट करवाना है, क्वांटिफाई करना है। अब उसका थोड़ा रिवर्स है कि मैस मोल, ये भी सिंपल ही है, जैसे मोल मैस था इसी तरह मैस मोल है। तो ये इक्वेशन सैंपल प्रॉब्लम लिखी हुई है, इसको सॉल्व करते हैं तो हमें समझ आ जाएगी कि मैस मोल किस तरह से रिलेट करते हैं। तो बेकिंग सोडा एक्ट्स एज एन एंटी एसिड, इट कैन न्यूट्रलाइज एक्सेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेटेड बाय स्टमक अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इसमें लिखी हुई है। हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड विल बी न्यूट्रलाइज्ड बाय 2.1 ग्राम्स ऑफ बेकिंग सोडा। सबसे पहले हम इस इक्वेशन की मोल इंटरप्रिटेशन करेंगे। ओके, मोल इंटरप्रिटेशन कैसे होगी कि 1 मोल बेकिंग सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट और 1 मोल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, 1 मोल सोडियम क्लोराइड एंड 1 मोल वाटर एंड 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड। ये थी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की मोल इंटरप्रिटेशन। अब हम इसकी मोलर मास इंटरप्रिटेशन करते हैं। मोलर मास क्यों करनी पड़ रही है, क्योंकि हम क्वेश्चन में देख रहे हैं उसमें कहा हुआ है कि 2.1 ग्राम्स ऑफ बेकिंग सोडा, तो ग्राम्स इस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि इसमें मोलर मास भी इंटरप्रेट होगा। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का जो मोलर मास है वो है 84 ग्राम्स। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का 36.5 ग्राम्स, सोडियम क्लोराइड का 58.5 और वाटर का 18 और कार्बन डाइऑक्साइड का 44। अब फिर हम क्वेश्चन में देखने लगे हैं अगेन, इस इक्वेशन को थोड़ा कंसाइज करने के लिए हम क्वेश्चन में देखेंगे कि उसने सिर्फ कहा हुआ है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक यूज किया हुआ है, विल बी न्यूट्रलाइज्ड बाय 2.1 ग्राम्स ऑफ बेकिंग सोडा। उसने क्वेश्चन में सिर्फ हाइड्रोक्लोरिक एसिड और बेकिंग सोडा को ही यूज किया हुआ है या सिर्फ हाइड्रोक्लोरिक एसिड और बेकिंग सोडा तक ही कंसर्न है, इसलिए हम भी इस प्रोडक्ट्स को कैलकुलेट नहीं करेंगे, सिर्फ इन दो तक ही कंसर्न रहेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में उसने सिर्फ दो चीजों के बारे में ही क्वांटिफिकेशन पूछी है, तो हम सिर्फ इन दोनों के साथ कंसर्न रहेंगे, बेकिंग सोडा के साथ और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो इसलिए हम अब इन दोनों के साथ कैलकुलेशंस करेंगे, इसके साथ नहीं करेंगे। तो हमने इसका मोलर मास इंटरप्रिटेशन कर दी। अब हम देखते हैं कि इसका मतलब है कि 84 ग्राम्स बेकिंग सोडा 36.5 ग्राम्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड को न्यूट्रलाइज करेंगे, लेकिन क्वेश्चन में वो कह रहा है कि 2.1 ग्राम्स ऑफ बेकिंग सोडा, 84 ग्राम्स बेकिंग सोडा नहीं है बल्कि 2.1 ग्राम्स है, 84 से बहुत कम है। तो सबसे यहाँ पे 2.1 लाने के लिए सबसे पहले इसको यूनिटी करेंगे, यूनिटी करने के लिए 84 से डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन को, तो यहाँ पे 1 ग्राम्स आ जाएगा, यहाँ पे 36.5 डिवाइडेड बाय 84 और इस पूरी इक्वेशन को भी हम 84 से डिवाइड कर देंगे, वो हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में हम सिर्फ दो चीजों से ही रिलेट करवा रहे हैं। अब ये यूनिटी अटेन हो गई है, अब यहाँ पे 2.1 लेकर आना है, तो इस इक्वेशन को 2.1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ आ जाएगा 2.1 और इसको जब हम 2.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा, तो हमारे पास आंसर आएगा 0.9125। अब ये ग्राम्स आ गए हैं, ठीक है, कि जब 2.1 ग्राम्स बेकिंग सोडा होंगे तो वो 0.9125 ग्राम्स
ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड को न्यूट्रलाइज करेंगे। लेकिन क्वेश्चन में उसने पूछा हुआ कि हाउ मेनी मोल्स, तो वही वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे, मोल्स इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास का। अब मोल्स तो हमारे पास आ गए हैं, ठीक है, और यहां से हम मास फाइंड आउट कर लेंगे। मास इज इक्वल टू मोल्स क्रॉस मोलर मास। अब मोलर मास हम बेकिंग सोडा का लगाएंगे या हाइड्रोक्लोरिक एसिड का लगाएंगे। क्वेश्चन में देखेंगे कि उसने पूछा होगा कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो इसलिए मोलर मास भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ही यूज होगा। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 0.025 मोल्स। ओके, तो ये क्वेश्चन इस तरह से हमने करना है। हमने ये देखा है कि क्वेश्चन को थोड़ा सा कंसाइज कैसे कर लेते हैं कि पूरे इक्वेशन के साथ जरूरी नहीं कि कैलकुलेशंस करें। क्वेश्चन में हम देखेंगे कि कौन सा रिएक्टेंट और कौन सा प्रोडक्ट हमें रिक्वायर है या जिसके साथ हम कंसर्न है, तो सिर्फ उसी दो तक हम लिमिटेड रहेंगे और अपनी कैलकुलेशंस करेंगे। बाकी के जो है वो ऐसे डॉट्स लगा देंगे। ओके, तो यहां तक हमने 4 स्टोकियोमेट्रिक रिलेशनशिप्स कंप्लीट किए हैं और नेक्स्ट जो है वो वॉल्यूम और वॉल्यूम मास या वॉल्यूम मोल्स वाला रहता है, ठीक है। वो वॉल्यूम इंक्लूड हो जाता है, यानी कि हम उसमें थोड़ा गैसेस के साथ डील करेंगे, इसलिए उसका एक सेपरेट लेक्चर बनना था। यहाँ तक चीजें एक दूसरे के साथ रिलेट कर रही है, इसलिए यहाँ तक हम इस लेक्चर को वाइंड अप करते हैं और नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी अपलोड होती है। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम इस स्टोकियोमेट्रिक रिलेशनशिप से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट। अल्लाह हाफिज।